प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PY क्लासेस में। आज हम, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के सभी राज्यों के राजकीय वृक्षों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी, और हमने सोचा है कि जानकारी को याद रखना आसान हो, इसके लिए हम एक व्यवस्थित भौगोलिक क्रम में चलेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। उत्तर से शुरू करके फिर हम धीरे धीरे पूरे देश का चक्कर लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मुख्य शीर्षक है उसे स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हैं। जी, भारत के सभी राज्यों के राजकीय वृक्ष। तो चलिए अपनी यात्रा उत्तर भारत से हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू करते हैं। पहला नाम है चिनार। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटेनस ओरिएंटालिस। चिनार का पेड़ अब वो कश्मीर की आत्मा जैसा है। आत्मा जैसा? हाँ, मतलब आप जब भी कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है मन में? डल झील, बर्फीले पहाड़ और वो चिनार के लाल नारंगी पत्ते। सही बात है। ये वहाँ की कविता, संगीत, रोजमर्रा की जिंदगी, हर चीज का हिस्सा है। और पहाड़ों में थोड़ा और आगे बढ़ें तो देवदार, सीट्रस डियोडोरा। हाँ, देवदार यानी देवताओं की लकड़ी। उसकी ये तो नाम में इसका महत्व छिपा है। अच्छा, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये हिमालय की शान है। ये ऊंचे, सीधे, मजबूत पेड़ हजारों सालों से इन पहाड़ों पर खड़े हैं। और पुराने मंदिरों में भी तो इसी लकड़ी का इस्तेमाल होता था। बिल्कुल, तो इसे चुनना एक तरह से राज्य की आध्यात्मिक और प्राकृतिक विरासत को सम्मान देना है। और देवदार के पड़ोस में उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांश, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। बुरांश, ये वसंत में उत्तराखंड की घाटियों को मतलब एकदम लाल रंग से भर देता है। बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। अच्छा, और इसके वैज्ञानिक नाम में कुछ खास है? आर्बोरियम। हाँ बिल्कुल, इसमें जो आर्बोरियम शब्द है उसका मतलब होता है पेड़ जैसा। और ये जरूरी है क्योंकि रोडोडेंड्रॉन की ज्यादातर प्रजातियां असल में शाणियां होती हैं। ओह, तो ये एक पूरा पेड़ है। जी, और यही इसे खास बनाता है। ये उत्तराखंड की अनूठी वनस्पतियों का एक प्रतीक है। ये तो बहुत दिलचस्प है। चलिए अब पहाड़ों से उतर जो हरियाणा की ओर और बिहार जैसे कई राज्यों का प्रतीक है। इसकी कहानी सीधे तौर पर सभ्यता और ज्ञान से जुड़ती है। हाँ, और एक ही पेड़ के दो अलग अलग राज्यों में प्रतीक होने का कारण भी बहुत गहरा है। हरियाणा में जो एक कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है, पीपल अपनी घनी छाया और 24 घंटे ऑक्सीजन देने की क्षमता के लिए जीवनदाता माना गया। ये गांवों में चौपाल का केंद्र रहा है जहां समुदाय के फैसले होते थे। चलिए अब पहाड़ों से उतरकर मैदानों की ओर आते हैं। पंजाब का राजकीय वृक्ष है शीशम, डालबर्जिया सिस्सू। शीशम को चुनना ये पंजाब के मेहनती और व्यवहारिक चरित्र को दिखाता है। व्यवहारिक कैसे? यह एक मजबूत, भरोसेमंद लकड़ी है। फर्नीचर बनता है, कई उपयोगी चीजें बनती हैं। ये पेड़ सीधे तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन से जुड़ा है। मतलब भव्यता से ज्यादा उपयोगिता का प्रतीक। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। यहाँ का राजकीय वृक्ष है अशोक, सराका अशोका। अशोक वृक्ष का नाम सुनते ही सम्राट अशोक की याद आती है। हाँ, जाहिर है। लेकिन इसका संबंध वो उनसे भी पुराना है। बौद्ध परंपरा में मानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म अशोक वृक्ष के नीचे ही हुआ था। राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरिया। अब यहाँ कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अगर देवदार हिमालय की शान है तो खेजड़ी वो रेगिस्तान का जीवन है। रेगिस्तान का जीवन। इसे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहते हैं क्योंकि इसका हर हिस्सा काम आता है। पत्तियां पशुओं के लिए चारा, फलियों की सब्जी, और इसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। मतलब ये पेड़ राजसी होने के बारे में नहीं है, ये जिंदा रहने की कला का प्रतीक है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आते हैं गुजरात पर। यहाँ का राजकीय वृक्ष है बरगद, फाइकस बेंगलेंसिस। और मजे की बात, इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर नए तने बन जाते हैं। जी, ये विस्तार और एकता का प्रतीक है। गुजरात अपनी व्यापारिक भावना के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश जो भारत के दिल में है, इन दोनों के लिए बरगद से बेहतर प्रतीक क्या हो सकता है। और बरगद के बाद महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष है आम, मैंगीफेरा इंडिका। फलों का राजा। हाँ, तो महाराष्ट्र ने इसे क्यों चुना? सिर्फ स्वाद की वजह से? नहीं, स्वाद तो है ही, लेकिन ये महाराष्ट्र की वैश्विक पहचान, खासकर अल्फांसो आम और उसकी कृषि अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। एक तरह से राज्य का सॉफ्ट पावर। बिल्कुल। जब आप अल्फांसो आम के बारे में सोचते हैं तो आप महाराष्ट्र के कोंकण तट के बारे में सोचते हैं।
ये तो वाकई एक अगला गहरा कनेक्शन है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी बरगद ही है, फाइकस बेंगलेंसिस। अच्छा, और ये तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बरगद अपनी विशालता और लंबी आयु के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड, हाँ, दोनों का राजकीय वृक्ष साल है। और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। इन दोनों ही राज्यों में आदिवासी संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। मतलब साल का पेड़ उनके लिए सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस्तर की जनजातियों के लिए ये एक पवित्र पेड़ है। सरहुल नाम का उनका सबसे बड़ा त्योहार वो इसी पेड़ की पूजा से जुड़ा है। अच्छा, ये पेड़ उनके जीवन चक्र का हिस्सा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों में शामिल। इसका राजकीय वृक्ष होना उस राज्य की आदिवासी विरासत को एक सम्मान है। पूर्वोत्तर भारत तो जैसे अजूबों का खजाना है। हाँ, ने एक बार फिर पीपल को चुना है, फाइकस रेलिजियोसा। जी, और बिहार के लिए पीपल का महत्व शायद सबसे ज्यादा गहरा है। बोधगया की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि बोधगया में इसी पेड़ के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बने, वो बोधि वृक्ष। तो बिहार के लिए पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने का प्रतीक है। एकदम सही। अब यहाँ बंगाल का आधिकारिक राजकीय वृक्ष असल में चतीम है, जिसका वैज्ञानिक नाम एल्स्टोनिया स्कोलैरिस है। अच्छा, चतीम, ये नाम मैंने ज्यादा नहीं सुना। इसका नाम स्कोलैरिस इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी लकड़ी से लकड़ी की स्लेट बनती थी, जिस पर बच्चे लिखते थे। अरे वाह। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में दीक्षांत समारोह में स्नातकों को चतीम के पत्ते देने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी जारी है। ये तो बहुत ही सुंदर परंपरा है। अब हम भारत सबसे पहले साल शौरा रोबस्टा, ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है। और छत्तीसगढ़ का भी। यह छोटा नागपुर के पठार के जंगलों का राजा है। इसकी लकड़ी अविश्वसनीय रूप से मजबूत और टिकाऊ होती है। रेलवे स्लीपर भी तो इसी से बनते थे। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा यह इन राज्यों के आदिवासी समुदायों की संस्कृति और आस्था का केंद्र है। उनके त्योहार, उनके देवता सब साल के जंगल से जुड़े हैं। तो ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि पूरी संस्कृति का आधार है। भारत के सबसे विविध क्षेत्रों में से एक पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, यहाँ हमें वनस्पतियों की एक अद्भुत श्रृंखला देखने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं सिक्किम से। रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रियम नीवियम। अरे, ये तो वही रोडोडेंड्रॉन है जिसका एक भाई बुरांश उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। हाँ, यह दिखाता है कि पूरा हिमालयी क्षेत्र कैसे एक ही वनस्पति परिवार को साझा करता है, लेकिन हर जगह उसकी एक अलग प्रजाति विकसित हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम दोनों का राजकीय वृक्ष होलोंग है, डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस। जी, होलोंग पूर्वोत्तर के जंगलों का एक विशालकाय वृक्ष है। ये 150 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है। तो इसका दोनों राज्यों द्वारा चुना जाना ये दर्शाता है कि ये उनकी साझा प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है। हाँ, उनके विशाल हरे भरे जंगलों का प्रतीक। आगे है नागालैंड का राजकीय वृक्ष एल्डर, एल्निस नेपेलेंसिस। एल्डर असल में एक बहुत ही खास पेड़ है। ये उन कुछ गैर दलहनी पेड़ों में से है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में मिला सकते हैं। मतलब ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जी, नागालैंड की पारंपरिक झूम खेती में किसान अक्सर एल्डर के पेड़ों को अपने खेतों में छोड़ देते हैं ताकि जमीन फिर से उपजाऊ हो सके। ये प्रकृति और इंसान के सह अस्तित्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। जी, बिल्कुल। ये भी चलते हैं बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है, खासकर अपनी लकड़ी के लिए। और मेघालय का गमारी, जेमेलिना आर्बरिया। गमारी, जिसे सफेद सागौन भी कहते हैं, एक तेली से बढ़ने वाला पेड़ है जिसकी लकड़ी हल्की लेकिन मजबूत होती है। और फिर मिजोरम का नाग केसर, मेसुआ फेरिया। नाग केसर अपने सुंदर सुगंधित सफेद फूलों और बेहद कठोर लकड़ी के लिए जाना जाता है, जिसे आयरन वुड भी कहते हैं। और पूर्वोत्तर से आखिरी है त्रिपुरा का अगर, एक्विलारिया अगलछा। अगर का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये एक तरह से तरल सोना है। तरल सोना? वो क्यों? जब इस पेड़ में एक खास तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है तो पेड़ अपने बचाव में एक गहरे सुगंधित राल का निर्माण करता है, जिसे ऊद कहते हैं। ओ, ऊद, जो परफ्यूम में इस्तेमाल होता है। हाँ, यह दुनिया की सबसे महंगी सुगंधों में से एक है। मुख्य भूमि की ये यात्रा अद्भुत थी। कर्नाटक का चंदन, इसकी सुगंध तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे स्रोतों में इसके संरक्षण को लेकर गहरी चिंता भी जताई गई है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भारतीय चंदन, खासकर मैसूर का चंदन, अपनी गुणवत्ता के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यही खूबी
इसके लिए अभिशाप बन गई। अभिशाप? इसकी अत्यधिक मांग और बेतहाशा अवैध कटाई ने इसे विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया है। और तेलंगाना का राजकीय वृक्ष है जम्मी, प्रोसोपिस सिनेरिया। यहाँ एक बहुत ही अनोखा कनेक्शन है। क्या? तेलंगाना का जम्मी और राजस्थान का खेजड़ी, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, हाँ, वो एक ही पेड़ है। एक मिनट, क्या सच में? ये तो बहुत अनोखा है। मतलब एक रेगिस्तानी राज्य और एक पठारी राज्य, दोनों ने एक ही पेड़ क्यों चुना? क्योंकि दोनों राज्यों में इसकी सांस्कृतिक मान्यता है, पर वजह अलग अलग हैं। राजस्थान में ये जीवन रेखा है, तो तेलंगाना में इसका महत्व दशहरे के त्योहार से जुड़ा है। अच्छा। आंध्र प्रदेश का? हाँ, उसे तो गांव की फार्मेसी कहते हैं। नीम का चुना जाना एक बहुत ही जमीनी और व्यावहारिक सोच को दिखाता है। ये किसी भव्यता या पौराणिक कथा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में सेहत और कह सकते हैं बीमारी से लड़ने की ताकत का उसके प्रतीक। एंटीबैक्टीरियल गुण? बिल्कुल, वही इसे हर घर का हिस्सा बनाते हैं। ये दिखाता है कि एक समाज अपनी सेहत और कल्याण को कितना महत्व देता है। हमें तमिलनाडु ले जाती है। हाँ, राजकीय वृक्ष है ताड़, और ब्रैकेट में लिखा है कर्षक वृक्षम। हाँ, कर्षक वृक्षम यानी किसान का पेड़, और लिखा है कि इसके पत्ते, तने, फल, रस सब कुछ इस्तेमाल होता है। ये जो नाम है ना, कर्षक वृक्षम, हाँ, यही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये पेड़ सिर्फ एक वनस्पति नहीं, ये तो पूरी की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। नीरा निकालना, जिसे ताड़ी भी कहते हैं, वो एक बहुत ही कुशल काम है। उसके लिए कारीगर पीढ़ियों से ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये पेड़ हमें बताता है कि किसी समुदाय का जीवन कैसे एक अकेले पौधे पर निर्भर कर सकता है। सही बात है। ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये हजारों परिवारों के लिए रोजगार है। और यही बात केरल में जाकर और भी गहरी हो जाती है, जहां का राजकीय वृक्ष है नारियल। स्क्रिप्ट का एक तथ्य मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि केरल का नाम ही केरा यानी नारियल और आलम यानी भूमि से बना है। जी, नारियल की भूमि। हाँ, और ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। नारियल को वहां कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कल्प वृक्ष? हाँ, वो वृक्ष जो सारी इच्छाएं पूरी करता है। आप सोचिए, खाना पकाने के तेल से लेके घरों की छत बनाने वाले कॉयर तक, पूजा के नारियल से लेके उसके खोल से बने बर्तनों तक, इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। ये एक शून्य अपशिष्ट अर्थव्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पेड़ सिर्फ अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो राज्य की पहचान की बुनियाद है। सही है। केरल की कल्पना बिना नारियल के पेड़ों के हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। अब दक्षिण में हमारा आखिरी पड़ाव है गोवा। राजकीय वृक्ष है मत्ती। स्क्रिप्ट में इसके बारे में दो बातें हैं। एक, कि इसकी छाल मगरमच्छ की त्वचा जैसी दिखती है, और दूसरा, ये अपने तने में पानी जमा करता है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। गोवा तो एक तटीय राज्य है, वहां तो बहुत बारिश होती है, तो किसी पेड़ को पानी जमा करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यही दिखाता है कि हमें सतही जानकारी से आगे जाने की जरूरत क्यों है। देखिए, गोवा का मतलब सिर्फ समुद्र तट नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट की तलहटी और लैटेराइट पठारों से बना है। अच्छा। जहां गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती है। ऐसे में ये मत्ती का पेड़ अपने तने में पानी जमा करके एक जीवन रक्षक की भूमिका निभाता है। कैसे? जब जंगल में पानी के स्रोत सूख जाते हैं, तब कई जानवर और पक्षी अपने प्यास बुझाने के लिए इसी पेड़ की छाल को तोड़कर पानी पीते हैं। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा सा इकोसिस्टम है, एक चलता फिरता नखलिस्तान। ये तो सच में अद्भुत है। तो अभी तक हमने जो पैटर्न देखा वो है उपयोगिता, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी का। हाँ। लेकिन जब हम शहरों की तरफ आते हैं, जहां जीवन शैली अलग है, तो क्या वहां के प्रतीकों के मायने भी बदल जाते हैं? स्क्रिप्ट अब हमें केंद्र शासित प्रदेशों की ओर ले जाती है, और सबसे पहले है दिल्ली का गुलमोहर। हाँ, और यहाँ आकर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। स्क्रिप्ट क्या कहती है? कि इसके लाल नारंगी फूल दिल्ली की गर्मियों की पहचान है। यहाँ चुनाव उपयोगिता पर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सौंदर्य और भावना पर आधारित है। गुलमोहर की छांव और उसके दहकते हुए रंग वो दिल्ली की भीषण गर्मी में एक राहत और खूबसूरती का एहसास देते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि राजधानी के लिए एक ऐसा पेड़ चुना गया जो उसकी छवि से जुड़े, उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं। खूब। अब दिल्ली से चलते हैं एक और योजनाबद्ध शहर, चंडीगढ़। यहाँ का राजकीय वृक्ष है आम। स्क्रिप्ट में सिटी ब्यूटीफुल की हरित पट्टियों में आम के वृक्षों की बहुलता का जिक्र है। यहाँ तो सौंदर्य और उपयोगिता का मिश्रण लगता है। हाँ, एक पहलू तो ये है, लेकिन इसमें एक विडंबना भी छिपी है।
चंडीगढ़ अपनी हरियाली और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। आम के बाग लगाना ली कॉर्बूजिए की उस सोच का हिस्सा था जहां प्रकृति को शहरी जीवन में एकीकृत करना था। अब एक योजनाबद्ध शहर से चलते हैं भारत के सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों में से एक लद्दाख। यहाँ का राजकीय वृक्ष है शुक्रपा या जुनिपर। स्क्रिप्ट बताती है कि ये कठोर शीत मरुस्थल में जीवित रहता है और बौद्ध मठों में इसका धार्मिक महत्व है। ये चुनाव हमें सीधे लद्दाख की आत्मा से जोड़ता है। एक ऐसा पौधा जो आप सोचिए 0 से 35 डिग्री नीचे के तापमान में भी जिंदा रहता है। वो वहां के लोगों के लचीलेपन और दृढ़ता का प्रतीक है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये जीने की कला है। और इसका आध्यात्मिक महत्व वो और भी गहरा है। अब मुख्य भूमि से द्वीपों की ओर बढ़ते हैं। अंडमान का राजकीय वृक्ष है पड़ोक। स्क्रिप्ट के अनुसार ये केवल अंडमान में पाया जाता है, यानी एंडेमिक है, और इसकी लकड़ी सजावटी फर्नीचर के लिए बहुत मूल्यवान है। एंडेमिक तो समझ आता है, लेकिन ये लकड़ी इतनी मूल्यवान क्यों है? इसकी वजह है पड़ोक की लकड़ी का बर। वो क्या होता है? जब पेड़ में कोई चोट या फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो अपने बचाव में एक गांठ जैसी आकृति बनाता है जिसे बर कहते हैं। इस गांठ के अंदर लकड़ी का जो पैटर्न होता है वो बहुत ही जटिल और खूबसूरत हो जाता है। अच्छा। इसे बरवुड से दुनिया के कुछ सबसे महंगे और कलात्मक फर्नीचर बनते हैं। लेकिन यहीं पर एक दुविधा पैदा होती है। क्या? ये पेड़ एंडेमिक है। इसका आर्थिक महत्व इसके संरक्षण को जरूरी भी बनाता है और मुश्किल भी। ये प्रकृति के अनमोल खजाने और इंसानी लालच के बीच के तनाव का एक सटीक उदाहरण है। ये तो संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब लक्षद्वीप पर आते हैं। स्क्रिप्ट में यहाँ के लिए सिर्फ ब्रेड फ्रूट लिखा। बिल्कुल, वो वहाँ के भोजन का मुख्य आधार है। जैसे उत्तर भारत में गेहूं या दक्षिण में चावल, उसका नाम ही काफी है। और अंत में पुडुचेरी का विल या बेल का पेड़। स्क्रिप्ट कहती है कि इसके त्रिपत्र भगवान शिव की पूजा के लिए अनिवार्य हैं। ये चुनाव तो पूरी तरह से आस्था पर आधारित लगता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चुनाव है। लेकिन बात सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं है। बेल का जिक्र प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता में भी मिलता है। अच्छा। जी हाँ, जहाँ इसे पाचन संबंधी रोगों के लिए एक अचूक औषधि बताया गया है। तो यहाँ आस्था और विज्ञान दोनों का संगम है। यह दिखाता है कि भारत में प्रकृति को कैसे पूजा जाता है, उसे आस्था और स्वास्थ्य दोनों से जोड़ा जाता है। ये सब सुनने के बाद जब मैं स्क्रिप्ट के अंत में पहुंचता हूं तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। स्क्रिप्ट के अंत में एक सारांश है। परीक्षा सारांश है वानस्पतिक कुल, और फिर एक बहुत ही मार्मिक उद्धरण है। राजकीय वृक्ष केवल सूचियां नहीं है, वो हमें बताते हैं कि किस राज्य की मिट्टी और संस्कृति किस वृक्ष को सबसे अधिक सम्मान देती है। इनका संरक्षण हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो इसका कुल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सूची जो पहली नज़र में परीक्षा के लिए एक उबाऊ संग्रह लगती है, असल में भारत की विविधता का एक जीता जागता नक्शा है। हर पेड़ एक अलग कहानी कहता है। आंध्र के नीम की उपयोगिता की, केरल के नारियल की गहरी पहचान की, गोवा के मत्ती की पारिस्थितिक बुद्धिमत्ता की, दिल्ली के गुलमोहर के शहरी सौंदर्य की, लद्दाख के जुनिपर के अदम्य अस्तित्व की, और पुडुचेरी के बेल की अटूट आस्था की। तो ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। बिल्कुल। वाक्य है ना, वो इसे सिर्फ याद करने वाली जानकारी से उठाकर एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी के स्तर पर ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये प्रतीक हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का हिस्सा